हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के अंतरिक्ष मिशन। लास्ट क्लास में हमने अंतरिक्ष क्षेत्र स्टार्ट किया था और बेसिक जो चीज़ें थीं, कब इसरो की स्थापना हुई, उसके पहले क्या क्या चीज़ें चल रही थीं, विभाग कब बना जो स्पेस विभाग है, इसके बाद पहला रॉकेट वगैरह, ये सब लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। टेक्नोलॉजी पढ़ ली थी, कौन कौन से आपके लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये सारी चीज़ें जान ली थी। ये इम्पोर्टेंट आपका जो बेसिक है, सपोज करो 5 प्रश्न आने हैं तो 1 या 2 प्रश्न आपके बेसिक से आ सकते हैं। इसरो का कोई केंद्र पूछा जा सकता है कि कौन सा केंद्र कहाँ स्थित है, क्या काम करता है। तो जो लास्ट क्लास थी 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से आने की संभावना है, और 3 या 4 टोटल 5 आने हैं। तो अगर यहाँ से एक आएगा तो यहाँ से 4, ठीक है। करंट बेस्ड आने की संभावना है। करंट में मीन्स ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 साल का, इसमें करंट ऐसा होता है कि पिछले भी कौन कौन से मिशन हैं इसरो के, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो, और लास्ट 2 साल में कौन कौन से हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आगे जो आगामी हैं। तो आज की क्लास में हम इसरो के सारे मिशन पढ़ने जा रहे हैं। फिर एक क्लास और लगेगी अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसमें हम देखेंगे दुनिया भर की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, जैसे नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, रूस की हो गई, चीन की हो गई, उनके मेन मेन मिशन देखेंगे। करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर आपका स्पेस सेक्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे रक्षा क्षेत्र में। 2 क्लासेज आपकी रक्षा क्षेत्र में लगेगी, और फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास, वैसे तो एक ही में आ जाएगा, बचा हुआ जो क्षेत्र है उसमें जो करंट में क्या काम हो रहा है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसा आपको जो व्हीकल थे वो बता दिए गए थे, कुछ और व्हीकल हैं जो नए हैं, जो सोचे जा रहे हैं और जिन पर काम शुरू हो गया, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक ये व्हीकल है HLVM-3। LVM का तो मतलब जानते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और H का मतलब हो गया ह्यूमन रेटेड। तो सेम है, लेकिन जो हमें गगनयान मिशन लेके जाना है उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है? ह्यूमन रेटेड, जो मनुष्य को लेके जाए, इसके लिए ये बनाया जा रहा है। तो गगनयान मिशन चालक दल प्रक्षेपण यान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। इस पर टेस्टिंग वगैरह चल रही है। फिर ये SSLV आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बता दिया गया था, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, और किस परिप्रेक्ष्य में या किस पर्पज से ये चीज़ लाई जा रही है। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। होता क्या है, सबसे ज़्यादा खर्चा होता है रॉकेट का। अब जब आपने देखा होगा 45 मीटर लंबे रॉकेट होते हैं, ईंधन होता है। अब सपोज करो हमें सैटेलाइट भेजना है 100 या 200 केजी का, और हम यहाँ पर बड़ा रॉकेट यूज करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? खर्चा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हो रहा है कि छोटे छोटे रॉकेट बनाओ। जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार रॉकेट प्रक्षेपित कराने होंगे। तो उनके लिए छोटी सी ज़रूरत होती है 200 किलो, 300 किलो, 100 किलो। तो उसके लिए SSLV पर वर्क शुरू हो गया, अब ये बन चुका है, ठीक है। त्वरित है, तुरंत बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम लागत वाली है, ऑन डिमांड लॉन्च प्रणाली है। फिर RLV का मतलब रीयूजेबल। जहाँ पर LV लगा हो तो समझ जाओ लॉन्च व्हीकल हो रहा है, अगर स्पेस सेक्टर की बात हो रही है। बस आगे आपको केवल मेहनत करनी है इसका मतलब निकालने में। तो ये क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब रीयूजेबल का मतलब, अभी तक मैंने बताया था रॉकेट जाता है और नष्ट हो जाता है। अब रीयूजेबल का मतलब है जब भी कोई चीज़ ऊपर गई फिर आना है उसको पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके। और कोई भी चीज़ जब पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो वो जल जाती है, जल कर राख हो जाती है, ठीक है। वायुमंडल से इतना घर्षण होता है उसको। तो अब इसको हमें सेफली नीचे उतारना है, क्योंकि हमारे जो व्यक्ति जाएंगे अंतरिक्ष में उन्हें वापस भी तो लाना है। उसके लिए ये बनाया जा रहा है। और प्लस इससे क्या होगा, जब रीयूज करेंगे हम तो रॉकेट को बनाने का खर्चा हमारा समाप्त हो जाएगा। अभी दुनिया में केवल स्पेस एक्स जो एलन मस्क की है, केवल उसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो रॉकेट को वापस मंगा लेता है, ठीक। तो पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष शटल प्रौद्योगिकी का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो सबसे पहले मॉडल बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, सारी चीज़ें जब बिल्कुल ओके हो जाता है, हर एक चीज़ परफेक्ट हो जाती है। मॉडल में तो क्या होता है, हमने उसकी टेस्टिंग की, कोई सुधार करना, फिर सुधार किया, फिर चेंजेज किए, फिर टेस्टिंग की, फिर चेंजेज किए। जब वो एकदम परफेक्ट हो जाता है फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री में, ठीक है। NGLV, NG जहाँ पर लग जाए उसका मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, और LV का लॉन्च व्हीकल है ही। जैसे NG, ब्रह्मोस NG भी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ों में NG लगा होगा। NG का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल अंडर डेवलपमेंट है। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी?
क्योंकि अभी हमारी क्षमता ज़्यादा है ज़्यादा। अभी हाल ही में हमने एक 4.4 टन का सैटेलाइट भेजा है जो अब तक का सबसे भारी था। ठीक इतनी क्षमता हमारी अभी हो गई है। हमें ये क्षमता बढ़ा के 15 से 16 टन करनी है। प्लस जैसे ही हमारी अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगी 2035 तक का हमारा इसमें टारगेट है, उसके पहले हमें लूनर 5 चलाना है मिशन। जापान के साथ हम चला रहे हैं चंद्रमा पर। फिर हमें चंद्रमा पर व्यक्ति उतारना है अपना आगे चल के। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल हो। तो मानव युक्त होगा, मनुष्य को ले जाएगा। गहरे अंतरिक्ष मिशन मतलब चंद्रमा, मंगल या मंगल वगैरह के लिए बना है। पुनः प्रयोज्य चरण होगा, दोबारा इसको यूज कर पाओगे, मतलब जाएगा और वापस भी आ जाएगा। और लो अर्थ ऑर्बिट तक ये 16 टन की पेलोड क्षमता इसकी होगी। अभी बना नहीं है, इसके प्रोटोटाइप पर काम चल रहा है। और अभी तक जो हम रॉकेट में ईंधन यूज करते हैं वो अलग अलग करते हैं, सॉलिड, तरल, इसके बाद क्रायोजेनिक, प्लस नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो भी यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या है, मीथेन आधारित प्रणोदन प्रणालियाँ यूज करेंगे, जिससे इसकी क्षमता भी बढ़ जाती है और पॉल्यूशन भी कम होता है। अब आ जाते हैं मिशन पर। पहला जो इम्पोर्टेंट मिशन है वो है CMS-03 उपग्रह। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इससे पूछ लेते हैं इस सैटेलाइट का काम क्या है। दूसरा प्रश्न जो आता है, किसने छोड़ा। अगर इसरो है तो इसरो, नासा वगैरह है जो, तो किसने। तीसरा जो प्रश्न बनता है किसी सैटेलाइट पर, किस व्हीकल के द्वारा गया था, PSLV था या GSLV था, क्या था, कौन सी कक्षा में गया, ध्रुवीय कक्षा है या फिर जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस है। ये सब चीज़ें अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए। मैंने कम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट के टाइप हैं वो बता दिए थे, और कौन से टाइप के सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं किस कक्षा में, वो भी बताया था। लास्ट क्लास बहुत अच्छे से सुन लेना, ठीक है। तो CMS-03 उपग्रह है। प्रक्षेपण करता क्या है, इसरो है। 2 नवंबर 2025 डेट भी पूछी जाती है, ठीक है, को लॉन्च हुआ। प्रक्षेपण स्थल देखो इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रक्षेपण स्थल, लेकिन है वहीं पर श्रीहरिकोटा में। अभी तक श्रीहरिकोटा में हमारे पास एक ही रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था, लेकिन हमने वहीं पर दूसरा डेवलप कर लिया और वहीं से ये प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण यान ये पूछा जाता है कई बार, चंद्रयान 3 का पूछा जा चुका है। तो LVM-3M5 ये वाला मिशन 5वां था, और LVM-3 रॉकेट का नाम है। और इसका उपनाम क्या हमने दिया है, बाहुबली। जैसे बाहुबली पिक्चर देखी है, सेम उसी पर दिया है कि बहुत भुजाओं में इसके बल है, बहुत भारी भारी भरकम जो सैटेलाइट है वो ले जा सकता है। उपग्रह का भार कितना है, 4400 kg। आगे चलते हैं, विशेषता क्या है देखो, पूरी डिटेल दे दे रहे हैं। भारतीय धरती से प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। उद्देश्य और कवरेज का प्रकार मल्टी बैंड संचार, किसी किसी परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है, कि किस चीज़ का है। जैसे CMS है, एक तो इसके नाम से उसका उद्देश्य पता चल जाता है, CMS है। तो अब इसरो ने क्या किया है ना, जो भी उसका उद्देश्य होता है उसी पर सबके नाम रख दिए। जैसे CMS मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आगे चल के और आएंगे मैं बता दूंगा सबका नाम, बिल्कुल उसके नाम में ही छिपा रहेगा, ठीक है। उद्देश्य और कवरेज क्या है, मल्टीबैंड संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन मतलब संचार। कार्य क्या है, अब संचार है तो मोबाइल नेटवर्क, टेलीविजन और इंटरनेट सेवाओं को सशक्त बनाता है। समुद्री संचार को भी बेहतर बनाता है। कवरेज इसका देखो पूरा हिंद महासागर है और इसके आसपास के सागरीय क्षेत्र, और सेवा अवधि मतलब 15 वर्षों तक ये रहेगा सेवा में। LVM-3 को बाहुबली क्यों कहा जाता है, तो LVM-3 इसरो का, पहले इसका नाम क्या था, GSLV Mark 3, उसी को नाम दे दिया क्या है, LVM-3। सबसे शक्तिशाली भारी रॉकेट है, 4 टन से अधिक वजनी, अभी 4400 kg को लेके गया है, मतलब 4.4 टन, ठीक है। तो वजनी उपग्रहों को भू समकालिक, देखो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टैटिक मैंने बताया सब 3500, ये दोनों 786 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। थोड़ा अंतर इसमें क्या होता है, हाइट सेम ही होती है। एक वाला जो सिंक्रोनस होता है वो पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। होता क्या है, जो भी जियो सिंक्रोनस वाली ऑर्बिट में होता है, जैसे ये पृथ्वी हो गई, अब इसकी ऑर्बिट में जो होगा तो पृथ्वी तो घूम ही रही है, ये भी घूमेगा। इसका जो घूर्णन काल है वो इसका दोनों का बराबर होता है, इसलिए लगातार स्थिर रहता है, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। सिंक्रोनस में क्या होता है, एक पॉइंट पे ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन स्टैटिक वाली कक्षा में जाता है तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है।
बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ ले जाने में सक्षम है। इसके माध्यम से हमने कौन कौन से मिशन किए हैं, तो चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और अब CMS-3। इसे भारत का मसल रॉकेट भी कहा जाता है क्योंकि मसल पावर है ना। फिर एक बहुत बार यूपीएससी यूपीपीसीएस में ये बहुत बार पूछा गया है, 3-4 साल से पूछा जा रहा था क्योंकि ये प्रोजेक्ट 4-5 साल पहले से ये समझौता हो गया था हमारा। हालांकि लॉन्च हुआ है ये 2025 में जुलाई में। इसकी प्रक्षेपण तिथि क्या थी, 30 जुलाई 2025। किस चीज़ से, GSLV F-16। GSLV के कई सारे रूप हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV है। इससे जो भी छोड़ा जाएगा वो समझ लो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टैटिक ऑर्बिट में जाएगा। जो भी चीज़ छोड़ी जाएगी या तो वो संचार वाला उपग्रह होगा, टेलीकम्युनिकेशन वाला होगा, ठीक। GSLV के जैसे मैंने बोला जो पुराने रूप हैं वो थोड़ा कम वजन ले जाते हैं तो उनका यूज होता है, थोड़ा खर्चा बच जाता है। फिर GSLV Mark 3 या LBM-3 जो ज़्यादा वजनी है उसके लिए यूज होता है। इसका प्रकार क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अर्थ, अब देखो EOS, जहाँ पर भी EOS लगा रहे उसका मतलब क्या है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। पृथ्वी का अवलोकन करता है, देखता है पृथ्वी को, जो निसार है उसकी बात हो रही। तो थोड़ा कम वजन का है तो इससे GSLV F-16 से छोड़ा गया, जिसमें डुअल बैंड राडार है। L बैंड को नासा ने बनाया है और S बैंड को इसरो ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये ऐसा राडार है, ये हर एक चीज़, अगर 1 मीटर का भी कहीं पर चेंज आ रहा है, 1 मीटर से भी कम चेंज आ रहा है तो ये भांप लेगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनको भी देखेगा, समुद्र के स्तर को देख, हर एक चीज़ ये नापेगा। इतना पावरफुल राडार ये भेजा है, नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है, ठीक। उद्देश्य क्या है, जो भूमि विकृति, लैंड में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, हिमनद जो मैंने बोला ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वन में जो जैवभार में कमी आ रही है, चेंज हो रहे हैं, वो प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करेगा। इसकी कक्षा कौन सी है, ध्रुवीय कक्षा है, सूर्य तुल्यकालिक भी इसे बोला जाता है। हर 12 दिनों में पुनः अवलोकन करती है। 12 दिन में फिर से ये विजिट, मतलब एक चक्कर पूरा लगाती पूरे पृथ्वी का। 5 वर्ष तक ये चलेगा। अगला मिशन तो ये नासा का था, नासा का भी नहीं था, एक्सियोम मिशन था, ठीक है। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक इंडियन व्यक्ति थे शुभांशु शुक्ला, इनको अभी पदक भी दिया गया है। शुभांशु शुक्ला को इस बार के गणतंत्र दिवस पर पदक दिया गया। ये अब जाके हमारा गगनयान मिशन होगा उसमें जाएंगे, तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग लेके आए थे। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री इस पे गए थे, एक ए थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। मिशन का नाम क्या था, एक्सियोम मिशन 4 या एक्सियोम 4। प्रक्षेपण स्थल क्या था, यान फाल्कन 9 था। प्रक्षेपण स्थल था केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। संचालक संस्था जो थी एक्सियोम स्पेस थी, अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। और अंतरिक्ष यान कौन सा यूज किया था इन्होंने, क्रू ड्रैगन, मतलब जो जाएगा और फिर वापस भी लेके आएगा, पुनः प्रयोज्य जो मानवयान था। अवधि कितनी थी, 18 दिन, 320 चक्कर लगाए। इतनी डिटेल में नहीं जाना है कि कितनी दूरी क्या तय की, वो तो दे दिए कि एक इंटरेस्टिंग लगे, पूरी स्टोरी पूरी जानकारी सामने होती है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर ये जब भी कोई यान आता है ना, तो जैसा मैंने बोला है कि वो एक कैप्सूल में आता है और अधिकांशतः उसे पानी में उतारा जाता है, तो इसे भी समुद्र में उतारा गया, फ्लोरिडा की जो खाड़ी है वहाँ पर। प्रयोग इसरो, और इसमें ये है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, आप लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर प्रश्न देखा करो UPSSC के ही, कि जो शुभांशु शुक्ला थे उन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो वहाँ पर अंकुरित बीज ले गए थे, उनका अंकुरण किया था, बहुत सारे प्रयोग किए थे, खासतौर से कृषि से रिलेटेड। तो इसरो और भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विकसित किए गए प्रयोग साथ ले जाएगा। क्रू सदस्य में ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला भारत, पेगी विट्सन अमेरिका, सिलाबोस उजनास्की पोलैंड और तिबोर कापू हंगरी के, अलग अलग देशों के थे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, इसमें दुनिया के 5 देशों का योगदान है। रसिया और अमेरिका यही साथ मिलकर काम करते हैं, ध्यान रखना। हालांकि चीन ऐसा है जिसने अकेले ही अपनी अंतरिक्ष स्टेशन बना ली। आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताना कि चीन की अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है, ठीक। तो शुभांशु शुक्ला ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। सूक्ष्म गुरुत्व, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण तो है ही नहीं, संज्ञान और कृषि पर प्रयोग किए यहाँ पर, या बहुत कम है, अगर है तो बिल्कुल सूक्ष्म है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने। 2025 भूल जाओ, 1984 में
84 में राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद ये दूसरे भारतीय। हालांकि सुनीता विलियम्स वगैरह ये कल्पना चावला गई, लेकिन ये भारत की वो नहीं है नागरिक, ठीक है, इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी है। फिर अगला है आरएलवी। आरएलवी का मतलब क्या हुआ, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल LEX-3 मिशन, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। LEX का मतलब क्या है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 3। अब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट नाम से ही समझ गए होंगे कि लैंडिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हमें गगनयान भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास एक क्रू मॉड्यूल होता है, ऐसे करके क्रू मॉड्यूल बना होता है, इसमें बैठ के अंतरिक्ष यात्री वापस आते हैं, जैसे पानी में उतारा जाता है। इसका अब हम लैंडिंग का परीक्षण कर रहे हैं, वही किया हमने। कहाँ पर किया, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। यान पुष्पक इसरो का पंख वाला RLV प्रोटोटाइप था। कितनी ऊंचाई से ड्रॉप किया गया, तो भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, अमेरिका से लिया है हमने, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे छोड़ा गया। लक्ष्य क्या था कि पुनः प्रयोग अंतरिक्ष यान की एक स्वायत्त लैंडिंग क्षमता का हमें सत्यापन करना था, और ये सटीक लैंडिंग की इसने, ठीक है। फिर अगला है इनसैट 3DS, भारत का नवीनतम उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है इनसैट 3DS। लॉन्च तिथि क्या थी, 17 फरवरी 2024। तो तिथि पता होना चाहिए, कौन सा आपका व्हीकल यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए। लॉन्च यान क्या था, GSLV F-14। लॉन्च स्थल क्या था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से ही आपके अभी तक तो जितने हैं वहीं से लॉन्च होते हैं, ठीक है। कक्षा में, ये कौन सी कक्षा में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया, बाद में इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थानांतरित कर दिया है, ठीक है। सिंक्रोनस में मैंने बोला है ऊंचाई सेम ही होती है, बस यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है, और यहाँ से ट्रांसफर भी कर सकते हो इसको दूसरी कक्षा में। लेकिन जियो स्टेशनरी में क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है, घूमता है लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर लगता है। प्रकार क्या है, मौसम विज्ञान सैटेलाइट इनसैट 3D और 3DR के समान है, ये मौसम विज्ञान से संबंधित सैटेलाइट है। मुख्य पेलोड, कई बार पेलोड पूछ लेते हैं, खासतौर से चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 1, 2, 3, इनके पेलोड पूछे जाएंगे, आदित्य L1 के भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो 6 चैनल इमेजर लेके गए थे, बादल का पैटर्न, तूफान प्रणाली, भूमि सागर सतह को कैप्चर करता है। फिर 19 चैनल साउंडर है, जो वायुमंडलीय तापमान और आर्द्रता प्रोफाइल मापता है। उद्देश्य क्या है, मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार लाना, चक्रवात ट्रैकिंग और तूफान चेतावनी को बढ़ाना, सामुद्रिक और पर्यावरण निगरानी में सहयोग करना, ट्रांसपॉन्डरों के माध्यम से खोज और बचाव संचालन में मदद, जब कोई आपदा आती है उस समय। आपदा प्रबंधन में चक्रवात, बाढ़ वगैरह ये सारे काम हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस एक आइडिया ले लो कि क्या है, जलवायु अध्ययन वगैरह ये सब करना। अगले पे चलते हैं सीधा, एक्सपोसैट, भारत का पहला। एक्सपोसैट का मतलब क्या हुआ, एक्सरे पोलारीमेट्री मिशन या सैटेलाइट। एक्सरे, एक्स से, PO से पोलारीमेट्री, और सैट से सैटेलाइट। लॉन्च तिथि 1 जनवरी 2024 को। वाहन कौन सा था, PSLV C-58। ये वाली जो संख्या होती है वो होता है उसका मिशन संख्या, ठीक है। PSLV की ये 58वीं उड़ान थी, इसमें कुछ सफल, एक दो दो चार असफल भी हुए होंगे, अधिकांश सफल है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि लगातार 2 असफल हो गए हैं इसरो के जो प्रक्षेपण थे। तो जो हमारे NSA हैं, अजीत डोभाल, उन्होंने अभी यात्रा की थी, किसी को पता ही नहीं चला, 3-4 सादा वर्दी में लोग गए थे साथ में, नॉर्मल फ्लाइट से गए, और वहाँ जाके सब कुछ चेक करके आए कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, ठीक है। इतनी ज़्यादा फेलियर कभी ना इसके इसरो के लगातार हुए नहीं। लॉन्च स्थल वही था श्रीहरिकोटा। निम्न कक्षा में 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या है, उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय स्रोतों से एक्सरे का ध्रुवीकरण अध्ययन करना, भौगोलिक संरचना का, चुंबकीय क्षेत्र का, उत्सर्जन तंत्र को, इन सबको समझना, और इन सबको जब समझ जाओगे तो ये पता चलेगा ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर वगैरह कैसे बनते हैं। इसके साथ पेलोड्स कौन कौन से गए थे, तो पहला पेलोड है पोलिक्स, एक्सरे में पोलरीमीटर उपकरण है, ये ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण को मापता है। दूसरा है एक्स एस्पेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग, समय और स्पेक्ट्रल डेटा प्रदान करता है। महत्व क्या है, एक्सरे पोलारीमेट्री के लिए भारत का ये पहला मिशन था,
एक्सपोसैट भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करता है जो उच्च ऊर्जा खगोल भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं, ये वाले मिशन तो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, यहाँ थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। चंद्रयान-1 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। ये जरूर पूछा जाता है, PSLV C11 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। कई उसमें तो यही क्वेश्चन आया कि कोई भी सैटेलाइट है कहाँ से लॉन्च होता है, भारत की लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है, तो वो श्रीहरिकोटा। उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह और खनिज संरचना का उच्च रेजोल्यूशन मानचित्रण करना, चंद्रमा की सतह का, ये था उद्देश्य। मुख्य उपलब्धि क्या थी कि नासा का जो M3 उपकरण इसमें लगा था, इसका उपयोग करके इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु खोजे थे। और अगर कहीं पर पानी मिल जाए, पानी मतलब क्या होता है, H2O। H2O मतलब ऑक्सीजन भी है, और जब पानी भी है और साथ में ऑक्सीजन है तो जीवन संभव हो सकता है। कक्षा का प्रकार क्या था, चंद्रमा के चारों ओर 100 किलोमीटर ध्रुवीय कक्षा में ये घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या भेजा था, आपका ऑर्बिटर भेजा था। ये मूल अवधि क्या थी, मूल रूप से 2 वर्ष निर्धारित थे, लेकिन 312 दिनों में भी ये समाप्त हो गया था, संपर्क समाप्त हो गया था, मतलब 1 साल भी नहीं चला था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बुल्गारिया की ये पेलोड लेके गया था। आगे चलते, हाँ, GS रिवॉल्यूशन, ये आप कहीं पर भी सर्च करोगे, टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करोगे चैनल मिल जाएगा, और प्ले स्टोर पर सर्च करोगे एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो इसको सर्च करके आप सब जगह ज्वाइन हो सकते हो। आगे चलते हैं, चंद्रयान-2 2019, ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर, 3 चीज़ें गई थी इसके साथ। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, और किससे लॉन्च हुआ था, इंपॉर्टेंट है, GSLV मार्क 3 श्रीहरिकोटा। अभी इसका नाम, इसी का ही नाम क्या हो गया है, LVM-3। इसके घटक क्या क्या हैं, ऑर्बिटर था इसके साथ, विक्रम लैंडर था और विज्ञान रोवर था। उद्देश्य क्या था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग और सतह की संरचना का अध्ययन। सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, फिर रोवर निकलता बाहर, सतह का अध्ययन करता। हालांकि क्या हुआ, हार्ड लैंडिंग हो गई, गिर गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, तो रोवर निकल ही नहीं पाया, केवल जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, अब ऑर्बिटर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से हमने भेजा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की अपनी कक्षाएं हैं, फिर यहाँ पे चंद्रमा है, उसकी अपनी कक्षाएं हैं। अब यहाँ से हमने भेजा, ये गया ऐसे ट्रेवल करके यहाँ इनकी कक्षा में, तो जो सबसे पास की कक्षा होगी इसमें ये छोड़ देगा किसको, ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर यहाँ घूमने लगेगा। फिर बाकी का बचा हुआ हिस्सा यहाँ जाएगा, जिसमें लैंडर और रोवर रहेंगे। लैंडर अगर सही से लैंड कर गया इसकी सतह पर, ठीक है, तो फिर उसके अंदर से रोवर निकलेगा, वो अपना काम करेगा। सबके अलग अलग काम भी होते हैं। परिणाम क्या हुआ, ऑर्बिटर सफल हुआ, डेटा अभी तक भेज रहा है। लैंडर जो विक्रम था उससे संपर्क टूट गया था, सभी लोग इसको लाइव देख रहे थे, सबका दिल टूटा था जब ये विफल हुआ था। रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का विक्रम था, क्योंकि विक्रम साराभाई के नाम पर था। लैंडर की विफलता के कारण तैनात नहीं हो सका। पेलोड्स क्या ले गया था, भूभाग मानचित्रण के लिए, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और सौर विकिरण अध्ययन के लिए। फिर अगला मिशन है चंद्रयान-3 2023 का, इसने तो सफल हुआ और विजय मिली हमें चंद्रमा पर। ठीक है, लॉन्च तिथि थी 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा से। लैंडिंग तिथि क्या थी, 23 अगस्त 2023। लॉन्च व्हीकल LVM-3 था और M4 इसका मिशन था, चौथे नंबर का मिशन। उद्देश्य क्या था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग और सतह विश्लेषण के लिए रोवर तैनात करना। यहाँ पर भी लैंडर का नाम हमने विक्रम ही रखा था और रोवर का नाम भी क्या, हमने प्रज्ञान रखा था। ऑर्बिटर नहीं भेजा था क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटर चंद्रयान-2 का ही था। ऑर्बिटर का काम क्या होता है कि वो इनसे, ऑर्बिटर का कांटेक्ट बना रहता है लैंडर और रोवर से, और फिर ऑर्बिटर हमें सिग्नल भेजता है और हम ऑर्बिटर को भेजते हैं, तो ये इसे भेजता है। मुख्य उपलब्धि क्या थी कि भारत पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की। फिर वैज्ञानिक पेलोड्स, इसके बहुत बार पूछे गए, पूछे जा सकते हैं। तो पहला पेलोड था चास्ते। इसमें क्या था, चंद्र सतह के थर्मल गुण, इसका पता लगाना। दूसरा इल्सा था, जो भूकंपीय गतिविधि का मापन करता है चंद्रमा पर कि भूकंप आते हैं कि नहीं। तीसरा था LRA, जो कि लेजर रेजिंग के लिए था, नासा का था ये, रेट्रोफ्लेटर। और चौथा था लिब्स, ये सल्फर और अन्य तत्वों का पता इसने लगाया। फिर एक इंपॉर्टेंट मिशन आया एस्ट्रोसैट।
भारत की पहली समर्पित दैर्ध्य वाली अंतरिक्ष वेधशाला है। मतलब अंतरिक्ष में हमने एक पूरी वेधशाला भेज दी है। ठीक है, बहुतरंग दैर्ध्य वेधशाला है ये। अलग अलग जो है तरंग दैर्ध्य इस पे काम करती है। लॉन्च तिथि क्या है? 28 सितंबर 2015। लॉन्च व्हीकल क्या था? PSLV C-30। लॉन्च स्थल वही श्रीहरिकोटा। कक्षा 650 किलोमीटर की ऊंचाई। ठीक है, पोलर जो ध्रुवीय कक्षा उसमें भेजा। और भूमध्य रेखा के 6 डिग्री झुकाव पर। भार 1515 kg। उद्देश्य क्या है? कॉस्मिक स्रोतों का एक साथ बहुतरंग दैर्ध्य अवलोकन करना। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, वाइट ड्वार्फ, सुपरनोवा, सक्रिय गैलेक्टिक, जिसको ये सारी चीज़ें डिटेल में जानी है ना, वो ज्योग्राफी की क्लास का इंतजार करें। तारों का जो है ना अध्ययन, उसमें सब कुछ आ जाएगा। और नाभिक का अध्ययन करना, सब पता चल जाएगा कैसे तारा बनता है। वैसे मैंने किसी क्लास में बताया ही हुआ है आप लोगों को। फिर तारकीय विकास, तारा निर्माण क्षेत्र, ब्रह्मांड में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं की जांच करना, ये सब इसके उद्देश्य थे। पेलोड्स और उपकरण देख लेते हैं। तो 5 कुल पेलोड्स गए थे। पेलोड्स चंद्रयान 1, 2, 3 इनके पूछे जा सकते हैं। मंगलयान के भी अगर पुराना गया तो पूछेगा, लेकिन नए वाले 3 के तो इम्पोर्टेंट है। आदित्य L1 के भी इम्पोर्टेंट है। अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप था, जो क्या करेगा? नियर और फार अल्ट्रा वायलेट में अवलोकन करता है। दूसरा था सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, XXT। सॉफ्ट एक्सरे उत्सर्जन का अध्ययन करता है। तीसरा पेलोड था, पेलोड मतलब इसके साथ जो अलग अलग सैटेलाइट जाते हैं या अलग अलग उपकरण जाते हैं। लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, लैक्स PC। ये क्या करेगा? हार्ड एक्सरे का पता लगाएगा। फिर अगला था कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेजर, CZTI, उच्च ऊर्जा एक्सरे कैप्चर करता है। और आखिरी था स्कैनिंग स्काई मॉनिटर, SSM। ये क्या करेगा? अस्थाई एक्सरे स्रोतों की निगरानी करता है। और अब ये सब काम कर रहे हैं। विशेषताएं क्या थी? एक ही सैटेलाइट से एक साथ बहुबैंड अवलोकन करना, वैश्विक वेधशालाओं में दुर्लभ विभिन्न तरंग दैर्ध्य में कॉस्मिक घटनाओं से सहसंबंधित अध्ययन को सक्षम बनाता है। फिर आ जाते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, MOM। भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने का। 5 नवंबर 2, इसकी डेट पूछी गई थी कि कब पहुंचा था या कब लॉन्च हुआ था। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। यहाँ तो समय भी लिख दिया गया। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? PSLV C-25, क्योंकि इसको ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया था और कक्षाएं चेंज करते हुए गया था ये। ठीक है, इसमें भेजा और इसने फिर इसमें शिफ्ट कर दिया, ऐसे ही करके कक्षा में ये चेंज करते करते पहुंचा था मंगल की कक्षा में। और बीच में हमने इंजन बंद कर दिया था पूरा। केवल इंजन हम वहीं यूज करते थे, थ्रस्ट देना था। कक्षा जहाँ चेंज करनी होती थी ना, वहीं इंजन हम क्या करते थे? चालू करते थे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो नासा का मिशन था उससे 1/10 खर्चे में हम पहुंच गए थे। ठीक है, लॉन्च स्थल क्या था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। कक्षीय प्रवेश कब किया था? तो 2023 में देखो 5 नवंबर को, और इसके बाद प्रवेश करने में कितना समय लग गया? 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में इसने प्रवेश किया। मिशन अवधि 6 महीने थी, लेकिन 7 वर्षों से अधिक तक इसने काम किया और डेटा भेजा। 2022 में इससे संपर्क टूट गया। सैटेलाइट का जो भार था 1337 किलोग्राम था। पावर 840 वाट की थी, जो सोलर पावर होती है। हालांकि जो नासा वगैरह हैं वो तो इसमें परमाणु वो बना के पावर भेज देते हैं। ठीक है, इनका एक वायेजर मिशन है जो परमाणु पावर इन्होंने दे रखी है। अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार मंगल कक्षा में, अब इसकी कक्षा क्या थी? अत्यधिक दीर्घ वृत्ताकार थी जहां छोड़ा गया था। तो एक तरफ उसकी केवल दूरी पृथ्वी से कितनी थी? 421 किलोमीटर, लेकिन दूसरा एंड कितना था? 76,993 किलोमीटर। उद्देश्य क्या थे? भारत की अंतर्ग्रह मिशन डिजाइन जो है या लॉन्च और संचालन क्षमता, इसका प्रदर्शन करना। और दुनिया का चौथा देश भारत ऐसा बना था। मंगल की सतह विशेषताएं, भू आकृति, खनिज संरचना और वायुमंडल का अध्ययन करना। देखो अभी क्या है ना, पृथ्वी पर खनिज धीमे धीमे समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, स्वच्छ पानी की कमी हो रही। तो ये सब 200-300 साल आगे की चीज़ें हो रही। ईंधन समाप्त हो रहे हैं।
कि अगर कुछ ऐसी परेशानी आए तो कोई ऐसा ग्रह हो जहाँ पर जीवन की खोज हो जाए तो वहाँ ये बस्ती, जैसे एलन मस्क है वो 2035 तक बोल रहा है कि मंगल पर बस्ती शुरू हो जाएगी बनने। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। तो जीवन की अगर कहीं पर संभावना है तो यही है, जैसे आपका मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, यहाँ ज़्यादा खोजा जा रहा है। शुक्र पर ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, तो शुक्रयान इंडिया भी भेज रहा है ना, ये तो भेजते ही रहते हैं नासा वाले। मीथेन की उपस्थिति और धूल के तूफानों की जांच करना। फिर आते हैं पेलोड्स। 5 पेलोड इसके साथ गए थे। पहला है मार्स कलर कैमरा MCC, जिसने मंगल की तस्वीरें ली। दूसरा है मीथेन सेंसर फॉर मार्स MSM, इसने मीथेन के निशान खोजे। तीसरा है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर TIS, सतह का तापमान का अध्ययन किया। चौथा है लेमन अल्फा फोटोमीटर LEF, जिसने हाइड्रोजन के पलायन को मापा। और आखिरी था मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर MENS का, ऊपरी वायुमंडल का इसने विश्लेषण किया। और इसरो दुनिया का चौथा ऐसा संगठन बना जो मंगल पर पहुंचा था, और अपनी पहली ही बार में तो पहला ऐसा था। ठीक है, इसके पहले कौन, नासा गया, रॉसकॉस्मोस रसिया का, और ESA यूरोप की स्पेस एजेंसी, ये 3 ही गए। चीन भी नहीं पहुंचा, हालांकि बाद में चीन पहुंच गया। बाद में तो चीन ने अपना लैंडर रोवर तक वहां पे उतार दिया। लागत कुशल मिशन था, केवल 450 करोड़ में हम पहुंच गए थे। फिर आदित्य L1 बताया था मैंने, L1 लैग्रांजे बिंदु होते हैं। 2 सितंबर 2023 को ये मिशन गया था। किससे गया था, PSLV XL एस्टेलार्ट जो इसका वेरिएंट है उससे, C57 और श्रीहरिकोटा से। मिशन का प्रकार क्या था, सौर वेधशाला, सूर्य की बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करना। एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट में उसमें मैंने बोला था एक किसी क्लास में कि सौर की जो किरीट होती है कोरोना, जो सबसे बाहरी सतह होती है, उससे एक्स रेज निकलती। लास्ट में शायद किसी क्लास में इसमें गामा रेज का जिक्र हो गया था, एक्स रेज होती हैं, इनका अध्ययन करना होता है। कक्षा कौन सी थी, लैग्रांजे पॉइंट L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में। पृथ्वी से 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, और अवधि है 5.2 वर्ष। सौर कोरोना, सौर वायु और चुंबकीय क्षेत्र की गतिशीलता का अध्ययन करना ये उद्देश्य था। देखो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं सौर से ना, अचानक से इसका एक हिस्सा, ये तो पूरा दहकता हुआ जैसे होता है ना, दहकता हुआ गोला है, एक हिस्से से कोई चीज़ निकली और ये निकल जाती है, निकल के ये ऊष्मा पृथ्वी तक आती है। इसी से सौर तूफान आते हैं। मैग्नेटिक जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनमें डिसरप्शन होता है, कम्युनिकेशन चीज़ें यहाँ पे जाम हो जाती हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जहाँ से ये चीज़ निकलती है वहाँ तापमान कम हो जाता है, तो धब्बे के रूप में दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों की जाँच होगी। स्पेस वेदर और उसके उपग्रह, विमानन और संचार के प्रभाव को समझना। भू चुंबकीय तूफानों की भविष्यवाणी में मदद करना, जिससे क्या होता है पावर ग्रिड, GPS सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, इनमें दिक्कत आती है। तो ये सब समझना पैटर्न, जिससे कि आगे चीज़ों को संभाला जा सके। इसके साथ जो पेलोड्स हैं वो 7 स्वदेशी पेलोड हैं, जो सौर भौतिकी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। क्या क्या पेलोड हैं, VELC विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, क्योंकि कोरोनोग्राफ, सौर की जो किरीट होती है जिसे कोरोना बोलते हैं, उसको क्या करना है, उसी का ही तो अध्ययन करना है, उसके लिए मुख्य उपकरण है जो सौर कोरोना के अध्ययन के लिए। अगला है स्विट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सूर्य की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की अल्ट्रावायलेट तस्वीरें कैप्चर करता है। फिर अगला है एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये क्या करेगा, सौर वायु का रासायनिक अध्ययन करेगा। फिर अगला है पैप या पापा, ये क्या करेगा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, सौर वायु आयनों का मापन करेगा। और फिर अगला है सोलेक्स, सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सौर फ्लेयर्स जो होती हैं उनका पता लगाता है। फिर अगला है हेलियोज, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च ऊर्जा वाले सौर घटनाओं की निगरानी करता है। अगला है मैग्नेटोमीटर, जो क्या करता है, लैग्रांजे बिंदु 1 पर इंटरप्लेनेटरी चुंबकीय क्षेत्र का मापन करता है। उसके नाम में, सबके नाम में उसका क्या लक्ष्य है वो पता चल जाता है। उपलब्धियां क्या हैं, भारत का पहला समर्पित सौर वेधशाला मिशन है। वेधशाला का मतलब होता है ऑब्जर्वेटरी, जो पूरा ऑब्जर्वेशन करता है, उससे अपना निष्कर्ष निकालता है और पृथ्वी पर भेजता है। पहली भारतीय अंतरिक्ष यान जो लैग्रांजे पॉइंट 1 से संचालित है,
इसके पहले नासा का सोहो और ईएसए यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसका सोलर ऑर्बिटर जैसे मिशन लैग्रांजे बिंदुओं पर गए थे। अब अगले मिशन पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इसरो ने क्या किया, स्पेसएक्स भेजा, मतलब डॉकिंग की। अंतरिक्ष में दो जो आपके सैटेलाइट है ना उनको आपस में डॉकिंग की। लॉन्च तिथि क्या है, 21 दिसंबर 2024। लॉन्च वाहन क्या था, PSLV C60। इसरो का कक्षा में डॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने वाला अग्रणी मिशन है ये। इससे क्या होगा, जो हम गगनयान भेजेंगे उसमें ये डॉकिंग बहुत कारगर होगी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के विशिष्ट समूह में भारत के प्रवेश को निश्चित करता है। फिर कुछ और छोटे छोटे हैं, जैसे वन वेब इंडिया 1 अक्टूबर 2022 में छोड़ा गया था LBM-3M2 से। जहाँ पर LBM आ जाए मतलब इसका वजन अच्छा खासा है, 3000 से लेके 4000 kg तक। LBM का पहला वाणिज्यिक मिशन था, 36 उपग्रह इससे छोड़े गए थे। फिर अगला है DSEO मिशन, जून 2022 में। सब इसरो के हैं। PSLV, जहाँ पर PSLV GSLV LBM का जिक्र है, मतलब इसरो ने भेजा। PSLV C53 से। ये लेखपाल बैच की जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी व्यवस्थित तरीके से हो, डेली आपके पास कुछ एक टारगेट हो, टास्क हो और बेहतरीन तरीके से पूरी तैयारी हो जाए, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास पर आपको वीडियो क्लास प्लस PDF हर टॉपिक पर मिल जाएगी। आगे चल के वैल्यू एडिशन क्लासेज भी आएंगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे। हर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद होते हैं, आगे फुल टेस्ट भी होंगे, डेली टास्क टारगेट और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है। हर वो ज़रूरी चीज़ जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है वो यहाँ पर होती है। देखो ये चीज़ें तो अब इतनी हो गई, आप लोगों को डेली ऐसे मैसेज आते हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंटों के। अभी बताता हूँ, स्टूडेंट है ये है, पहले इसके पहले जब यहाँ से नहीं स्टूडेंट जुड़ा था तो 43 मार्क्स थे PH कैटेगरी का स्टूडेंट, पिछले वाले जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें, और इस वाले में 80 नंबर है। अब सोचो PH कैटेगरी में टॉपर से भी आगे निकल गए होंगे। इतना इम्प्रूवमेंट आता है एक स्टूडेंट में। ये देखो ये स्टूडेंट SC कैटेगरी के स्टूडेंट है, 90 नंबर है। सोचो कैटेगरी में स्टूडेंट सोचता है कि हमारी कैटेगरी में हम फाइट कर जाएं, बहुत है, यहाँ जनरल वालों से भी आगे निकल रहे हैं। ये ऐसे बहुत उदाहरण हैं। जो स्टूडेंट यहाँ जुड़ के 2-3 महीने लगातार मेहनत कर लेता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए पूरा प्रोसेस है, GS रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप के अंदर फिर आपको ऑल कोर्सेस या स्टोर ऑप्शन पे जाना है और वहीं पर सारे कोर्स दिख जाएंगे, जो भी बाई करना है बाई कर सकते हो। UPSI का भी बैच चल रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो जो मिशन था हमारा DSEO मिशन, इससे हमने क्या किया था, सिंगापुर के 3 उपग्रह और 2 भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। फिर GSAT-24 भारी उपग्रह था। उस टाइम पे LBM-3 हम यूज नहीं कर रहे थे, 4000 kg या 4 टन से ज़्यादा का था, तो हमने इसको कहाँ से प्रक्षेपित कराया था, एरियन 5 से, जून 2022 में। और टाटा कंपनी को ये DTH सेवा देता है। फिर एक सैटेलाइट है EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, EOS-4 मिशन फरवरी 2022 में PSLV C52 से लॉन्च किया गया था। रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, INS-2TD या इंस्पायर सेट के साथ इसे, मतलब इसको भी भेजा गया था EOS-4 को, और इसके साथ में INS-2TD और इंस्पायर सेट इसको भी भेजा गया था। फिर एक आ जाता है नाम एमेजोनिया 1। अमेजोन के जंगल कहाँ पर हैं, ब्राज़ील में। उन्हीं जंगलों की सारी चीज़ें देखभाल करना, सारा डेटा इकट्ठा करना उसके लिए है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसरो ने भेजा था, ब्राज़ील का था, और PSLV C51 से भेजा। इसरो के आगामी मिशन देख लेते हैं जो आगे आने वाले हैं। तो गगनयान जो मिशन है वो अपने आप में पूर्ण मिशन है, लेकिन उसके टोटल 3 मिशन होंगे। पहले वाले में क्या करेंगे, हम रोबोट भेजेंगे। तो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी गगनयान 1। यह मिशन पहले मानवयुक्त मिशन से पहले क्या है, जितने भी हमारी प्रणालियां हैं उनको चेक करने के लिए भेजेंगे। ऐसा नहीं है सीधे इंसानों को भेज देंगे, कोई दिक्कत हो गई तो फिर। तो जीवन रक्षक प्रणालियों,
अन्य महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है इनका परीक्षण करने के लिए मानव रूपी रोबोट, जिसका नाम क्या दिया है, व्योम मित्र, इसको ले जाएगा। तो रोबोट का नाम भी याद रखना। दूसरा गगनयान 2, ये भी मानव रहित रहेगा। सिस्टम जैसे क्रू एस्केप, जो क्रू है उसको वापस निकालना, लाइफ सपोर्ट, क्योंकि अंतरिक्ष में व्यक्ति को जीवित रहने के लिए बहुत जो सूट होता है, लाइफ सपोर्ट कैप्सूल, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और री एंट्री, वापस एंट्री करना वायुमंडल में, इस सब का सत्यापन होगा। 2026 में लॉन्च इसका अनुमानित है। और लॉन्च व्हीकल क्या रहेगा, ह्यूमन रेटेड LBM-3। रोबोटिक पेलेट्स रहेंगे, मतलब रोबोट रहेंगे, और माइक्रोग्रेविटी का प्रयोग होगा। फिर गगनयान 3 लास्ट में भेजेंगे मैन मिशन। पहला मानवयुक्त मिशन होगा, 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसमें एक शुभांशु शुक्ला रहेंगे। कहाँ जाएंगे, निम्न पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 400 किलोमीटर के आसपास वो कक्षा रहेगी, 3 दिन तक ये रहेंगे। दिन, यात्री, कहाँ तक कक्षा है, और निम्न कक्षा। 2027 में इसका अनुमानित लॉन्च है। इसरो ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और DRDO, इनने मिलके डेवलप किया है पूरे जो भी इसके लिए उपकरण चाहिए। प्रशिक्षण जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं इनको रूस ने दिया है, और जैसा बोला अमेरिका ने भी हेल्प की। भारत ऐसा चौथा देश बनेगा USA, रूस और चीन के बाद जो मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। फिर शुक्रयान 1 है, भारत का पहला शुक्र मिशन होगा। प्रक्षेपण तिथि इसकी 29 मार्च 2028, मतलब ये नियोजित है लेकिन चेंज भी हो सकते हैं, 2028 में जाएगा, बस इतना जानो। प्रकार क्या है, शुक्र की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने हेतु शुक्र ऑर्बिटर मिशन, मतलब शुक्र की ऑर्बिटर में जाएगा ये। पेलोड में सिंथेटिक अपर्चर रडार रहेगा और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार भी रहेगा, जो उसकी मिट्टी वगैरह की खनिजों की भी जांच करेगा। कक्षा कौन सी रहेगी इसकी, साइथेरोसेंट्रिक, शुक्र केंद्रित कक्षा रहेगी, जो शुक्र से 200 से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर रहेगी। महत्व क्या है, आंतरिक ग्रह का अन्वेषण करेगा। फिर भारत में प्रवेश, शुक्र की जो चरम जलवायु है इसके कारण इसमें रुचि है कि शुक्र की जो जलवायु है कहीं वहाँ जीवन संभव है कि नहीं है। फिर मंगलयान 2 जाएगा हमारा, जिसे मंगल लैंडर मिशन, अभी ऑर्बिटर था, अभी मॉम था मार्स ऑर्बिटर, अब क्या चलाएंगे, MLM, मार्स लैंडर मिशन। 2031 के आसपास इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। मंगल का लैंडर रहेगा, रोवर भी रहेगा। जब लैंडर रहेगा तो रोवर रहेगा ही रहेगा, जो कि रोटर क्राफ्ट, एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर रहेगा। उद्देश्य क्या है, मंगल ग्रह की सतह, खनिज विज्ञान और वायुमंडल का अध्ययन करना। मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी, पहला प्रयास होगा। और मंगलयान 1 की जो कक्षीय आधार सफलता है, इससे आगे चलेंगे। फिर शक्ति सेट, ये एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यह अंतरिक्ष शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने की एक अभूतपूर्व वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, इसरो का जो चंद्रयान 4 मिशन होगा, इसके तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले उपग्रह को प्रक्षेपित करना, मतलब महिलाओं को प्रशिक्षण देना। अलग अलग देश, 108 देशों की 12,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और फिर यही सब मिलके सैटेलाइट बनाएंगे। तो शक्ति सेट मिशन, शक्ति से समझ गए होंगे, शक्ति का जहाँ पे भी अब नाम का जिक्र हो रहा है उसका मतलब महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है। स्पेस किड्स इंडिया जो है ये चला रहा है, 108 देशों की 12,000 लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सैटेलाइट विकास में प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सैटेलाइट लॉन्चिंग का लक्ष्य क्या है, इसरो को, जो इसरो के चंद्रयान 4 है इसी के साथ ही ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जो ये महिलाएं मिलकर बनाएंगे। प्रत्येक देश की एक छात्रा भारत आएगी, जो 108 देश हैं। वो पेलोड डिजाइन, अंतरिक्षयान, प्रोटोटाइप, सैटेलाइट सिस्टम में उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाद में वो सैटेलाइट बनाने में योगदान देंगे। तो महिला सशक्तिकरण की पहल है। फिर चंद्रयान 4 मिशन, अभी हमने क्या किया, चंद्रमा पर उतार दिया, अपना लैंडर उतार दिया, रोवर भी। अब हमें क्या करना है, जो अगली बार रोवर भेजेंगे ना, वो रोवर जाएगा वहाँ पर खनन करेगा, वहाँ से कुछ सैंपल लेगा, वो सैंपल हमें वापस भी लाने हैं। तो चंद नमूना वापसी मिशन 2027 में इसका प्लान किया गया। चंद नमूनों को उतारने, एकत्र करने और वापस लाने के लिए बहु मॉड्यूल मिशन होगा। इसमें क्या होगा, चंद्रमा की कक्षा में डॉकिंग के साथ दोहरे LBM-3 रॉकेट, मतलब 2 रॉकेट भेजे जाएंगे। लैंडिंग स्थल वही होगा जहां पर हमने चंद्रयान 3 भेजा था, शिव शक्ति बिंदु के पास।
महत्व क्या होगा, नमूना वापसी क्षमता में भारत विशिष्ट समूह है। ऐसे देश जिन्होंने नमूना वापस लेके आए हैं उनमें अमेरिका, रूस और चीन है, अब भारत शामिल होगा। फिर अगला मिशन है लूपेक्स। लूपेक्स जापान के साथ होगा ये हमारा, इसे चंद्रयान 5 भी बोला जाता है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, चंद्रमा का जो ध्रुव है उसकी अन्वेषण करना, ठीक है। इसरो और जापान की जो एजेंसी है जैक्सा, इसके साथ होगा। प्रक्षेपण तिथि 2028-29 है। भागीदार क्या है, इसरो। इसरो क्या करेगा, लैंडर बनाएगा और जैक्सा रोवर बनाएगा। जापान की जो एजेंसी है वो रोवर बनाएगी। उद्देश्य क्या होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ और जीवन रक्षा तकनीक का अन्वेषण करना, खोज करना। प्रक्षेपण यान जापान से H3 रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। महत्व क्या होगा, भारत जापान अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करेगा, भविष्य में चंद्रमा पर जो बसावट है, बस्ती है, उसको बढ़ावा देगा। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 2035 तक हमें पूरी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने। अब अंतरिक्ष स्टेशन ऐसी तो होती नहीं हमने जाके बना दी, बहुत चरण होते हैं। पहला मॉड्यूल भेजना, फिर दूसरा भेजना, उससे जुड़ जाता है, फिर तीसरा भेजना, उससे जुड़ जाता है, फिर चौथा भेजना। ऐसे करके पूरी अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप होने में समय लगता है। तो बहुत सारे चरण होंगे इसमें। 2028 से शुरुआत है और पूर्ण होगा 2035 में। कक्षा कौन सी होगी, तो 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। झुकाव इसका 51.5 डिग्री होगी। चालक दल की क्षमता मतलब 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर रहेंगे और 3 से 6 महीने तक रह सकते हैं। महत्व क्या होगा इससे, कक्षीय अवसंरचना को समझना। और अंतरिक्ष पर्यटन का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े बिलियनियर हैं। तो अंतरिक्ष पर्यटन अपने आप में एक उद्योग का शक्ल ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भारत भी तत्पर है कि जब ये सब काम कर देगा तो भारत के पास भी लोग आएंगे पर्यटन के लिए। स्पेस विजन 2047, भारत सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। देखो यहाँ पर भी एक स्पेस विजन 2047 का हिस्सा है। तो स्पेस विजन 2047 में क्या है वो देखना जरूरी है। पहला लक्ष्य है कि 2035 तक भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो जाए। सफल गगनयान मिशन अगर सफल हो जाता है तो इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को फिर कहाँ भेजना है, चंद्रमा पर। पहले हम भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, 400 किलोमीटर तक जाओ कक्षा में नहीं, स्पेस में, और वापस ले आओ। जब यहाँ चले गए तो फिर हम चंद्रमा तक भेजेंगे। फिर शुक्रयान और मंगलयान 2 और क्षुद्र ग्रहों पर अंतर्ग्रहीय मिशन लॉन्च करना। पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन बनाना। उन्नत प्रणोदन प्रणाली, ठीक है, जो ईंधन होते हैं, उन्नत ईंधन जलने वाली प्रणाली को विकसित करना। संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह नक्षत्रों का विस्तार करना। इसके बाद इन स्पेस है और NSIL, इसके माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। कृषि, आपदा प्रबंधन, जलवायु निगरानी के लिए अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को सशक्त बनाना। ये सब हमारे विजन 2047 में शामिल है, अंतरिक्ष क्षेत्र के विजन में। फिर इसरो का अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता कार्यक्रम, ऐसे इसरो एक चला रहा है, इसके बारे में जानते हैं। यह भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्ति, देखो भारत के 50 से ज़्यादा सैटेलाइट अभी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, ये सब हमारी परिसंपत्तियां हैं। इसी की सुरक्षा, सुरक्षित उपग्रह संचालन, ये सब सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन में योगदान देने के लिए ये हमारा कार्यक्रम है। भारत की कक्षा में 50 से ज़्यादा सक्रिय उपग्रह हैं। किस किस क्षेत्र से, संचार, नेविगेशन, रक्षा और आपदा प्रबंधन। ऐसे क्या करेगा, इन संसाधनों को आपस में टकराने से रोकने। आपस में टकरा जाएंगे तो क्या होगा, मलबा बन जाएगा, टूट जाएंगे। प्लस जो खराब हो जाते हैं वो भी मलबा बनते हैं। तो अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने, सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसरो ने एक सिस्टम IS4OM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस, 4 बार ऐसा आ गया तो S4, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब OM, ये विकसित किया है, जो वास्तविक समय की निगरानी और टकराव से बचाव और जोखिम का मूल्यांकन करता है। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। इसरो के सारे मिशन पिछले और आगामी सब कुछ आ गए, बहुत डिटेल में आ गए। इसको बार बार 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आगे चल के अब अगली क्लास में हम देखेंगे नासा और अन्य एजेंसियों के मिशन, फिर आपका स्पेस सेक्टर खत्म हो जाएगा, रक्षा क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे।
जैसा मैंने बोला, अगर हेल्पफुल क्लासेज लग रही हैं तो बिल्कुल शेयर करो। हर उस व्यक्ति जिसके वो तैयारी करने लेखपाल की, उस तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाओ। लिंक ज़रूर शेयर किया करो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।